Good afternoon, dear students. Today I have come with the third video of this second chapter of macroeconomics, money and banking. And in this video, I am going to explain only one very important topic of this chapter, that is credit creation by commercial banks. Before this, I have given two videos. In first video, I have explained the first 6 topics of this chapter. These 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In second video, I have explained the commercial banks and their functions, and in this third video, I am going to explain the process of credit creation by commercial banks. So this is our today's topic. In this topic, we are going to understand the process of credit creation by commercial banks. Okay. Now, before I start making you understand the process of credit creation, first of all, we'll try to understand the meaning of credit creation. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। जो प्रीवियस टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसमें मैंने बताया था प्राइमरी फंक्शन, और प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शंस बताया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांस, सेकंड बताया था एडवांसिंग लोन्स। और जब लोन्स में आपको बता रहा था विच आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू पब्लिक, मैंने बताया था 3 तरह के लोन्स होते हैं। पहला होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड लोन, और तीसरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन्स। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स में हमको ये पढ़ना है कि हाउ कैश क्रेडिट दिस काइंड ऑफ लोन इज गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू पब्लिक। इज दिस क्लियर? मतलब इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द फर्स्ट out of 3 types of loans which are given by commercial banks to public are given by commercial banks। मतलब इसमें डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देते हैं। इज दिस क्लियर? ये हमको इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो बिफोर मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स विच आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू पब्लिक। एक लोन होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड लोन, तीसरा होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। अब आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर हम केवल क्यों यही कैश क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक्स कैसे पब्लिक को देते हैं, इसके प्रोसेस को ही क्यों स्टडी करने जा रहे हैं? डिमांड लोन कैसे ग्रांट करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स कैसे कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ग्रांट करते हैं, ये हमको क्यों नहीं पढ़ना है? क्यों केवल हमको पढ़ना है कैश क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्स, प्रोसेस ऑफ कैश क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू पब्लिक। क्यों इसी लोन के बारे में केवल हमको डिटेल में स्टडी करना है? इसका कारण ये है कि ये जो कैश क्रेडिट इस तरह वाला लोन होता है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लोन होता है। इसकी स्पेशलिटीज़, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन दोनों लोन से डिफरेंट हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कैश क्रेडिट जो लोन गवर्नमेंट जो कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, ये वाला जो लोन है, इसका जो डिसबर्सल का प्रोसेस है, जो पब्लिक को लोन दिया जाता है, इसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन। कैसे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तीनों लोन का कंपैरिजन करते हैं। मैंने बताया था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन यदि आप बैंक में अप्लाई करते हैं तो जितना अमाउंट आपको गवर्नमेंट बैंक्स सैंक्शन करते हैं, सपोज़ बैंक ने 10,000 रुपीज़ आपको सैंक्शन कर दिया, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका जो सेविंग अकाउंट होगा, उस अकाउंट में यह अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और इस अमाउंट को आप जिस भी पर्पज़ के लिए लोन लिए हैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन डिमांड लोन भी यदि आपको सैंक्शन किया जाता है, सपोज सेम अमाउंट डिमांड लोन के फॉर्म में 10,000 रुपीज़ सैंक्शन किया गया, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अमाउंट is being sanctioned, now this amount will be transferred in your saving account and you can use this amount 10,000 rupees from your saving account। तो ये दोनों के जो डिसबर्सल का प्रोसेस है बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो कैश क्रेडिट मैंने आपको बताया था, कैश क्रेडिट इस तरह वाला जो लोन सैंक्शन किया जाता है, तो उसका प्रोसेस क्या मैंने बताया था कि सपोज 10,000 रुपीज़ हैज़ बीन ग्रांटेड बाय अ कॉमर्शियल बैंक टू एन इंडिविजुअल। इज दिस क्लियर? एज कैश क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था कि ये 10,000 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बट क्या किया जाएगा? एक न्यू अकाउंट ओपन कराया जाएगा, और न्यू अकाउंट जो ओपन कराया जाएगा वो किस तरह का अकाउंट होगा? वो होगा करेंट अकाउंट।
मैंने आपको बताया था एक करेंट अकाउंट ओपन कराया जाएगा और इस करेंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आपके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस करंट अकाउंट के अगेंस्ट आपको एक इशू कर दी जाएगी, क्या, चेकबुक, एक चेकबुक इशू कर दी जाएगी और इस चेकबुक से 10,000 रुपीज़ या इससे कम कोई भी अमाउंट आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिसबर्सल का प्रोसेस डिफरेंट है, कैश क्रेडिट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैश क्रेडिट जब सैंक्शन किया जाता है तो पहले एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, फिर उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है और इन दोनों केस में जो अमाउंट सैंक्शन होता है लोन का वो आपके सेविंग अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, जिससे पता चलता है कि कैश क्रेडिट वाला जो लोन है उसके डिसबर्सल का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा डिफरेंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन या मीडियम टर्म लोन एक बैंक कितना दे सकता है, मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट अ बैंक कैन ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। कितना मैक्सिमम, यदि एक बैंक है और उसके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज़ है, बैंक इज़ हैविंग रुपीज़ 100 करोड़, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ मनी वो ग्रांट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। मैक्सिमम कितना, 100 करोड़ और एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन 100 करोड़। मतलब यदि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ है तो मैं कितना लोन ग्रांट कर सकता हूँ आपको, 100 करोड़ रुपीज़ या एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन 100 करोड़ रुपीज़। मेरे पास यदि 100 करोड़ रुपीज़ है तो आई कैन ग्रांट अ लोन ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और लेस देन 100 करोड़ रुपीज़, मतलब मैक्सिमम मैं 100 करोड़ रुपीज़ का लोन ग्रांट कर सकता हूँ। तो कॉमर्शियल बैंक्स भी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक्स कितना ग्रांट करते हैं, जितना अमाउंट उनके पास होता है, जितना कैश बैंक के पास रहेगा उतना या उससे कम कोई भी अमाउंट वो ग्रांट कर सकते हैं। ऐसे डिमांड लोन एक बैंक कितना ग्रांट कर सकता है, मैक्सिमम अप टू दैट अमाउंट विच बैंक इज़ हैविंग द फॉर्म ऑफ कैश, जितना बैंक के पास कैश अवेलेबल रहेगा उतना या उससे कम कोई भी अमाउंट बैंक डिमांड लोन के फॉर्म में या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में ग्रांट कर सकता है। लेकिन कैश क्रेडिट बहुत ही स्पेशल होता है। अ बैंक कैन ग्रांट द लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट मेनी टाइम्स मोर देन दैट अमाउंट विच बैंक इज़ हैविंग। मतलब बैंक के पास जितना अमाउंट है, लेट्स से बैंक इज़ हैविंग रुपीज़ 100 करोड़, तो कैश क्रेडिट बैंक कितना ग्रांट कर सकता है, 100 करोड़ से कई गुना ज़्यादा, 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। मतलब बैंक के पास जितना अमाउंट रहेगा उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट बैंक ग्रांट कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट को सुन के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा या बहुत ही आप ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आपके लिए होगा कि मेरे पास जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा लोन मैं कैसे दे सकता हूँ किसी पार्टी को। तो यही स्पेशलिटी है इस कैश क्रेडिट की कि बैंक के पास जितना अमाउंट रहता है, जितना कैश रहता है, सपोज़ 100 करोड़ कैश है तो डिमांड लोन कितना दे सकता है, 100 करोड़ और लेस देन 100 करोड़। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़, ये बैंक के पास हो गया। यदि आपसे मैं पूछूं कि आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ है तो आप कितना लोन दे सकते हैं, अगेन you will be also able to give any amount of money in the form of loan which is either equal to 100 करोड़ और लेस देन 100 करोड़। 100 करोड़ या 100 करोड़ से कम आप दे सकते हैं यदि आपके पास 100 करोड़ है। लेकिन बैंक के पास यदि 100 करोड़ रुपीज़ है और बैंक कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन दे रहा है तो 100 करोड़ से कई गुना ज़्यादा लोन दे सकता है। मेनी टाइम्स मोर देन 100 करोड़ बैंक कैन ग्रांट द लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट। तो ये आप देख सकते हैं कैश क्रेडिट का नेचर क्या है। इसका नेचर डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन से क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, कैश क्रेडिट जो बैंक ग्रांट करते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन टू पब्लिक, वो कैश क्रेडिट बैंक कैन ग्रांट मेनी टाइम्स मोर देन वॉट एवर कैश बैंक इज़ हैविंग। जितना कैश बैंक रखा है उससे कई गुना ज़्यादा वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन बांट सकता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है पूरा, इसी को समझने के लिए ये टॉपिक इंक्लूड किया गया हमारे सिलेबस में। कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, द टॉपिक इज़ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। मतलब इसमें हम यही पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स में कि हाउ बैंक्स ग्रांट कैश क्रेडिट लोन्स। इसमें हम ये भी देखेंगे कि बैंक कैसे जितना कैश बैंक के पास होता है उससे ज़्यादा लोन ग्रांट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट। यदि बैंक के पास 100 रुपीज़ है तो कई गुना 100 रुपीज़ से ज़्यादा लोन वो ग्रांट कर देंगे। इवन 200 रुपीज़ या 300, 400, 500, 700, 800, 900 रुपीज़, उससे कई गुना ज़्यादा, 5 गुना, 6 गुना, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स ज़्यादा बैंक्स लोन ग्रांट कर सकते हैं। किस फॉर्म में,
कैश क्रेडिट के फॉर्म में। तो यही हमको पढ़ना है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब शॉर्ट में लिया गया है, कैश क्रेडिट से लिया गया क्रेडिट, और क्रिएशन का मतलब डिसबर्सल, मतलब कैश क्रेडिट का डिसबर्सल कैसे करते हैं कौन, कॉमर्शियल बैंक्स। इज दिस क्लियर। अब इसी को क्रेडिट को मनी भी बोला जाता है। क्रेडिट का मतलब होता क्या है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और जब बैंक्स लोन पब्लिक को देते हैं, किसको, पब्लिक को, तो पब्लिक के पास क्या आ जाती है, मनी। ओके, तो लोन एक तरह के क्या है, मनी है। जब लोन्स का डिसबर्सल होता है तो मनी की सप्लाई होती है। तो लोन को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है। क्रेडिट के कई मतलब होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है साख, मतलब आपकी लाइबिल साख का मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आम बोलचाल की भाषा में क्रेडिट का मतलब होता है साख, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। दूसरा, क्रेडिट का मतलब होता है आपके बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है। यदि आप अपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, 100 रुपीज़ क्रेडिटेड। और तीसरा, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। समझ में आ गया। तो लोन क्रेडिट का मतलब 3 होता है। क्रेडिट का मतलब पहला होता है आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब साख। दूसरा मतलब क्रेडिट का होता है कितना अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है। और क्रेडिट का तीसरा मतलब होता है लोन। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या है, इस टॉपिक में क्रेडिट का मतलब है लोन। इज इज क्लियर। अब जब कॉमर्शियल बैंक्स जो है, कॉमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं पब्लिक को, मतलब क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक के पास क्या आ जाती है, मनी आ जाती है। पब्लिक के हाथों में आ जाती है मनी। इसका मतलब क्रेडिट और मनी दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मोर इज़ द क्रेडिट, मोर विल बी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। लेस इज़ द क्रेडिट, मतलब लेस इज़ द लोन डिसबर्सल बाय कॉमर्शियल बैंक्स, लेस विल बी मनी सप्लाई। तो क्रेडिट का मतलब मनी सप्लाई भी होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब हाउ कैश क्रेडिट टाइप ऑफ लोन इज़ गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। और जितना कैश क्रेडिट बैंक्स ग्रांट करेंगे पब्लिक को, मतलब जितना लोन ग्रांट करेंगे उतनी ही इकॉनमी में क्या आ जाएगी, मनी। तो इसीलिए इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स मतलब मनी, यहाँ पे क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, सप्लाई। हाउ मनी इज सप्लाइड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। जब मैं आपको मनी सप्लाई पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था मनी इज issued by, या money is produced by, money is printed by 2 agencies, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस आरबीआई। ऑल द पेपर नोट्स, 1 रुपये की नोट को छोड़ के, आर प्रिंटेड बाई आरबीआई। 1 रुपी नोट एंड ऑल द क्वाइंस इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये दोनों पब्लिक को ये सारे कैश जो होता है, जो करेंसी होती है, नहीं देते हैं। किसको देते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स को देते हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स किसको देते हैं, पब्लिक को। किस फॉर्म में, लोन के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में। लोन या क्रेडिट के फॉर्म में पब्लिक को देते हैं। मतलब जब लोन देते हैं पब्लिक को तो पब्लिक के पास क्या आ जाता है, मनी। तो इस तरह से मनी सप्लाई होती है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई दोनों का मतलब एक ही है। तो यदि आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक या मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, दोनों में एक ही चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पे समझ में आ गया। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स means we are going to study that how commercial banks advance a special kind of loan, that is cash credit. How cash credit, this type of loan is granted by commercial banks. Is this clear? अब एक और चीज़, यदि क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स आप समझना चाहते हैं तो 2 चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। पहला होता है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, ओके। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो डिपॉजिट पब्लिक करती है कॉमर्शियल बैंक्स में उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। द डिपॉजिट बाय पब्लिक, एनी डिपॉजिट, डिपॉजिट बाय पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक्स, दिस इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। और कितने तरह का डिपॉजिट पब्लिक कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट, या सेविंग डिपॉजिट पब्लिक कर सकती है, या फिक्स डिपॉजिट। 3 तरह के डिपॉजिट्स कर सकती है।
जो डिपॉजिट, जो अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक कॉमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। देखिए यहाँ लिखा है प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट, इसका यूज़ होने जा रहा है। प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक्स। समझ में आ गया। दूसरा टर्म आपको ये समझना है रिक्वायर्ड रिजर्व, जिसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो भी। रिक्वायर्ड रिजर्व, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखिए द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ बिन डिपॉजिटेड इन एनी कॉमर्शियल बैंक। एक किसी भी कॉमर्शियल बैंक में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया गया है, एक दिन में वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी विदड्रॉ पब्लिक नहीं करेगी। मतलब एक कॉमर्शियल बैंक है, सपोज इन दैट कॉमर्शियल बैंक टोटल 1000 crore रुपीज़ हैव बिन डिपॉजिटेड ऑन अ गिवन डे। एक दिन में बैंक में, मतलब एक दिन हम बैंक एस्टिमेट करता है कि बैंक में टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना डिपॉजिट हुआ है उस टाइम तक, 1000 crore रुपीज़ बाय हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, सपोज 1000 पीपल। 1000 लोगों ने मिल के एक बैंक में टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है, 1000 crore रुपीज़। तो मुझे ये बताइए एक दिन में क्या टोटल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉल करने सभी लोग पहुंच जाएंगे? नहीं। वी नो दैट ऑन अ गिवन डे all the individuals who have deposited in any bank, they do not go to withdraw their amounts. Only few individuals out of all the depositors go to withdraw, and those who go to withdraw the amounts, whether they withdraw the total amounts deposited by them or a one portion of one certain percentage of that amount. So answer is one certain percentage of that total deposited amount is withdrawn by few people out of all those who have deposited in a commercial bank. कहने का मतलब ये है कि यदि एक कॉमर्शियल बैंक में जितने लोगों ने पैसा जमा किया है ऑन अ गिवन डे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ नहीं होगा। उसमें से कुछ प्रपोर्शन, किसी दिन 10% अमाउंट विड्रॉ हो सकता है, किसी दिन 20% अमाउंट विड्रॉ हो सकता है। जैसे 1000 crore रुपीज़ 1000 लोगों ने डिपॉजिट करा हुआ है, तो 1000 लोग एक गिवन डे पे तो चले नहीं जाएंगे निकालने के लिए। इसमें से कुछ लोग जाएंगे, 10 इंडिविजुअल्स, 15, 20, 30, मतलब टोटल इंडिविजुअल्स के कुछ एक सर्टेन परसेंटेज इंडिविजुअल ही जाएंगे, 10%, 20%। और जो लोग जाएंगे वो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड तो विड्रॉ नहीं करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो 1000 crore रुपीज़ डिपॉजिट किया गया, टोटल अमाउंट तो विड्रॉल होगा नहीं, इसका एक सर्टेन प्रपोर्शन ही विड्रॉल होगा। इज दिस क्लियर? तो सपोज़ एक बैंक ने एस्टिमेट कर लिया, बैंक्स क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर उनका एस्टिमेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और एक साल जब कोई बैंक चल जाता है तो बैंक ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज what proportion of total deposited amount is withdrawn by public on a given day. बैंक्स ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड है उसका कितना परसेंटेज अमाउंट ऑन एन एवरेज एक दिन में लोग निकालते हैं। तो सपोज़ किसी बैंक ने एस्टिमेट कर लिया कि एक दिन में टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट का 10% लोग विड्रॉ करने आते हैं, तो बैंक को कितना कैश अपने पास रखना पड़ेगा? 10% ऑफ टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट। मतलब टोटल लोगों ने यदि 1000 crore रुपीज़ डिपॉजिट किया है तो इसका कितना परसेंट बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा? 10%। क्यों? क्योंकि 10% कैश बैंक ने एस्टिमेट करा ऑन एन एवरेज एक दिन में लोग विड्रॉ करने आते हैं, तो बैंक को कितना कैश रखना पड़ेगा? 10% ऑफ 1000 रुपीज़। मतलब कितना बैंक को रखना पड़ेगा? ₹100 crore। ओके। और जो 900 crore रुपीज़ है बैंक का, वो क्या रहेगा? एक्सेस अमाउंट। मतलब ये अमाउंट बैंक के यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि टोटल जो अमाउंट है 1000 crore, उसका कितना अमाउंट लोग विड्रॉ करने आए हैं? 10%, मतलब 100 crore विड्रॉ करने आए हैं, और 900 crore रुपीज़ बैंक में ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो जो यदि 10% ऑफ टोटल अमाउंट इज़ विड्रॉन, बैंक ने एस्टिमेट किया कि 10% जो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका विड्रॉ किया जाएगा, तो ये 10% क्या कहा जाएगा? रिक्वायर्ड रिजर्व। मतलब इतना रिजर्व बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना रिक्वायर्ड है। और जो रिमेनिंग 90% रिजर्व होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सेस रिजर्व।
एक्सेस रिजर्व मतलब ये एक्स्ट्रा रिजर्व है बैंक के पास, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब जो टोटल अमाउंट 100% बैंक में जमा हुआ है उसका 10% एक दिन में पब्लिक विड्रॉ करने आती है, तो 10% हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व और 90% अमाउंट क्या हो गया एक्सेस रिजर्व, एक्स्ट्रा रिजर्व। बैंक के पास ये रिजर्व अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, 10% यूटिलाइज हो गया किस फॉर्म में, पब्लिक को कैश देने के फॉर्म में जो पब्लिक ने विड्रॉ किया। इज दिस क्लियर? तो दो टर्म आपको जानना पड़ेगा, प्राइमरी डिपॉजिट मतलब दैट डिपॉजिट विच इज़ डन बाय पब्लिक इन बैंक, एंड रिक्वायर्ड रिजर्व विच इज़ ऑल्सो नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, मीन्स that proportion of total deposited amount in a bank which is withdrawn by public on a given day. ओके और एक होता है एक्सेस रिजर्व, मतलब टोटल रिजर्व में से रिक्वायर्ड रिजर्व माइनस कर देते हैं तो बचता क्या है, एक्सेस रिजर्व। इतना समझ में आ गया? अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाया गया है। इसमें लिखा गया है सपोज देयर इज़ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है हु इज़ डिपॉजिटिंग, जो डिपॉजिट कर रहा है प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट जो इंडिविजुअल बैंक में करेगा वो प्राइमरी डिपॉजिट है, कितना 1000 रुपीज़ इन अ कॉमर्शियल बैंक। मतलब इस केस में प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, ₹1000 is primary deposit. Is this clear? Now bank has estimated that, बैंक ने एस्टिमेट किया है that required reserve, इस बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने ये एस्टिमेट करा है कि जो रिक्वायर्ड रिजर्व है वो कितना है 20%, मतलब बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है, मतलब ऑन अ गिवन डे, एक दिए हुए दिन पे या एक किसी दिन ऑन एन एवरेज पूरे साल में किसी एक दिन का पिक्चर यदि लिया जाए या किसी एक दिन का ऑब्जर्वेशन बैंक में किया जाए तो ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, 20%। तो बैंक को कैश अपने पास कितना रखना पड़ेगा, 20%। तो रिक्वायर्ड रिजर्व हो गया 20%, मतलब बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में कितना रखना पड़ेगा, इस केस में 20%। इज दिस क्लियर? तो अब इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ किया जाता है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, मतलब यदि प्राइमरी डिपॉजिट हमको पता है कितना है और रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है, ये यदि हम हमारे पास पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना करेगा कॉमर्शियल बैंक। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का मतलब टोटल कैश क्रेडिट के फॉर्म में कितना लोन बैंक देगा। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, या मनी क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, कैश क्रेडिट के फॉर्म में बैंक कितना लोन देगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब आप कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट तो हमको समझ में आ गया, पब्लिक ने जितना बैंक में डिपॉजिट किया है वो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। जैसे इस वाले एग्जांपल में 1000 रुपीज़ क्या हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रिजर्व, 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट में क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। इज दिस क्लियर? तो इसी फार्मूले को अब इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में आते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ आ गया ऊपर से, और क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व। तो हमने क्या कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिजर्व यहाँ पे कर दिया। अब प्राइमरी डिपॉजिट इस वाले एग्जाम्पल में कितना है, 1000 रुपीज़, और रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है इस वाले एग्जाम्पल में, रिक्वायर्ड रिजर्व या जिसे लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं कितना है, 20%। तो फार्मूला क्या हो गया, 1000 इंटू 1 बाई 20% इक्वल्स टू, आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करा तो 1000 इंटू 1 बाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 0.2, 30% मतलब 0.3, ये तो आप जानते ही होंगे। 40% का मतलब 0.4, 5% का मतलब 0.05, 50% का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या हो गया 1, ओके। 90% का मतलब क्या हो गया 0.9, 80% का मतलब क्या हो गया 0.8, 70% का मतलब 0.7, ये आप जानते ही होंगे। ऐसे ही 10% का मतलब 0.1, 20% का मतलब 0.2। तो इसीलिए क्या करा गया है यहाँ पे, 1 बाई 20% को रिप्लेस कर दिया गया किससे, 0.2 से, ओके। अब 1 बाई 0.2 करेंगे तो कितना होगा, आगे देखिए, 1000 को ऐसे ही रहने दिया, 1 बाई 0.2,
1/0.2 करा। अब दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवीज़न के लिए 10 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। देखिए 5 आ गया। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 5000। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि यदि प्राइमरी मतलब यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, ओके, और रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 20%, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू हो जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 बाय रिक्वायर्ड रिजर्व। तो रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 20%। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1/0.2। 20% का मतलब होता है 0.2। और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 0.2 का को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5000 रुपीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैंक ने टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितने का कर दिया है, टोटल कैश क्रेडिट कितना ग्रांट कर दिया 5000। और बैंक के पास अमाउंट कितना है, इंडिविजुअल ने जमा कितना किया था, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 1000। मतलब बैंक के पास कैश है केवल कितना 1000, और कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन कितना क्रिएट कर दिया बैंक ने 5000 रुपीज़। तो कितना टाइम्स बैंक ने, कितना गुना बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया प्राइमरी डिपॉजिट का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 1000, बैंक ने टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना कर दिया 5000। तो ये 1000 5000 1000 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। इज दिस क्लियर। तो 5 टाइम्स, ये 5 कैसे आया, जब हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर हमने निकाला। यदि क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला हमको पता है ना, 1/20% मतलब 0.2, मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर इस केस में कितना आया 5। तो यदि क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आती है, मतलब टोटल क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट का कितना गुना होगा 5 टाइम्स होगा। समझ में आया। यदि क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू 6 आती है, मतलब इनिशियल डिपॉजिट या जो भी बैंक के पास कैश अवेलेबल है उसका कितना गुना बैंक कैश क्रेडिट क्रिएट करेगा 6 टाइम्स। यदि ये 7 आता है तो 7 टाइम्स, 8 आता है तो 8 टाइम्स। इज दिस क्लियर। इसी चीज़ को एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सपोज एक बैंक है और बैंक के पास अगेन 1000 रुपीज़ जमा होता है इनिशियल डिपॉजिट के फॉर्म में, और रिक्वायर्ड रिजर्व मतलब बैंक ने एस्टिमेट करा कि इस समय उसको रिक्वायर्ड रिजर्व कितना ज़रूरी है रखना 10%। समझ में आया। तो अभी बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर को यदि निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व 10% मतलब 0.1। तो ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब अब टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा 10,000। अब इसको इस फार्मूले में रख के भी देख सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व पिछले वाले केस में जो अभी एग्जांपल लिया था कितना लिया 10%। 10% का मतलब 0.1, तो 10,000 इंटू 1/0.1 कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो गया 10,000। तो आप देख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट था 1000, तो उसे क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 10,000। ये कितना आया 10, और 10 इस कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, और 10 किसकी वैल्यू है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व। और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या दिखाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट अ बैंक कैन डू द टोटल क्रेडिट क्रिएशन। इनिशियल डिपॉजिट का कितना गुना एक बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है ये। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये फॉर्मूले से तो समझा दिया कि 5000 यदि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 5000 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है, इस प्रोसेस को भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक में पहले ये फार्मूला लगा कि आप ये एस्टिमेट कर लेंगे कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो होगा वो कितना होगा। लेकिन ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है, इसको एक टेबल बना के आपको दिखाना होता है। इस टेबल को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। इस टेबल में 4 चीज़ें लिखी गई हैं। राउंड मतलब ट्रांजेक्शन के राउंड्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। दूसरे कॉलम में लिखा गया है डिपॉजिट्स, मतलब बैंक में क्या डिपॉजिट हो रहा है, कौन कौन सा अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब
दूसरा लिखा गया है, पिछला ही वाला केस हम लेके चल रहे हैं, वहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व कितना था 20%। तो इस बैंक की का वही ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, हम वही वाला केस लिए हैं, पिछला वाला केस, कि यदि 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट है और 20,000 रिक्वायर्ड रिजर्व है तो कैसे 5000 रुपीज़ का कैश क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, इसी प्रोसेस को दिखाया गया है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 20%। तो यदि 20% रिक्वायर्ड रिजर्व है मतलब बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में कितना रखना है 20%। तो एक्सेस रिजर्व कितना हो जाएगा 100% माइनस 20%, मतलब 100% में से 20% रिक्वायर्ड हो गया, बैंक को अपने पास रखना ज़रूरी है। तो एक्सेस या एक्स्ट्रा रिजर्व कितना हो गया 80% अमाउंट बैंक के पास क्या हो गया एक्सेस रिजर्व। ठीक है, अब हम फर्स्ट राउंड का ट्रांजेक्शन करते हैं। फर्स्टली क्या हुआ, एक इंडिविजुअल आता है और बैंक में डिपॉजिट करता है कितना 1000। तो इंडिविजुअल ने बैंक में डिपॉजिट किया, इसीलिए क्या हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। इज इज क्लियर। अब प्राइमरी डिपॉजिट जो 1000 का हुआ है, इसका रिक्वायर्ड रिजर्व के बैंक में डिपॉजिट कितना हो गया 1000 रुपीज़। अब रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 20%, मतलब बैंक को 1000 का 20% अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। तो 1000 का 20% मतलब 200 रुपीज़ बैंक को अपने पास क्या रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। ठीक है, अब 1000 में से 200 रुपीज़ तो बैंक ने रख लिया रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में। अब बचा कितना 1000 माइनस 200 800। तो ये 800 क्या हो गया एक्सेस रिजर्व, ये बैंक के पास अनयूटिलाइज्ड रिजर्व है। समझ में आ गया आपको। अब बैंक ये 200 रुपीज़ अपने पास कैश के फॉर्म में रखा है क्योंकि बैंक ने एस्टिमेट किया है कि एक गिवन डे पे 20% डिपॉजिटेड अमाउंट का विड्रॉ करने ये इंडिविजुअल आ सकता है। तो 20% मतलब 200 ये निकालने आ सकता है, इसलिए 200 अपने पास कैश के फॉर्म में बैंक ने रख लिया। अब 800 रुपीज़ ये क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, बैंक के पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट हो गया। अब इसी बीच एक बी इंडिविजुअल आता है बैंक में लोन मांगने के लिए। तो बैंक उससे कहेगा कि हम आपको कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन देने के लिए तैयार है, कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन देने के लिए तैयार है। और कैश क्रेडिट के फॉर्म में बैंक कितना लोन देगा उसको 800 रुपीज़। सपोज़ ये इंडिविजुअल आता है और कहता है कि बिज़नेस यूनिट मुझे चलाना है, इसलिए मुझे लोन कैश क्रेडिट के फॉर्म में चाहिए। तो बैंक उसको 800 रुपीज़ का लोन सैंक्शन कर देगा, किस फॉर्म में कैश क्रेडिट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको जब कैश क्रेडिट टाइप ऑफ लोन बता रहा था तो मैंने बताया था कैश क्रेडिट 800 रुपीज़ उसको सैंक्शन हो गया। तो 800 रुपीज़ उसको दिया नहीं जाएगा, उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन करा जाएगा। कौन सा अकाउंट करेंट अकाउंट बैंक एक ओपन करेगा उसके नाम पे। और इस करेंट अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर देगा बैंक 800 रुपीज़। ठीक है, तो अब 800 रुपीज़ इस इंडिविजुअल के नाम पे, यहाँ पे तो ये इंडिविजुअल ने अपना कोई भी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट या करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कोई भी अकाउंट ओपन कराया था और उसमें 1000 रुपीज़ इसने डिपॉजिट किया था, इसीलिए प्राइमरी डिपॉजिट था। अब सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है, बैंक 800 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा रिजर्व बैंक के पास पड़ा हुआ था उसको लोन के फॉर्म में सैंक्शन कर देता है, लेकिन कौन सा लोन कैश क्रेडिट। इसीलिए 800 रुपीज़ बी इंडिविजुअल जिसको लोन सैंक्शन हुआ है उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके नाम पे एक करंट अकाउंट ओपन करा के बैंक ने उसमें 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया। तो अब 800 रुपीज़ फिर से किसके पास चला आया बैंक के पास। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक ने इसको डिपॉजिट कर दिया, एक नया करंट अकाउंट ओपन करा और 800 रुपीज़ अब फिर से डिपॉजिट हो गया। लेकिन ये इस इंडिविजुअल ने डिपॉजिट नहीं किया है, बैंक ने खुद ही उसके नाम पे करंट अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर दिया है। तो बैंक खुद ही अपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करके जो पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन बैंक इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय बैंक इटसेल्फ इन द करंट अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द सेम बैंक इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो 800 रुपीज़ क्या हो गया सेकेंडरी डिपॉजिट। अब 800 रुपीज़ जो डिपॉजिट हुआ है उसमें से रिक्वायर्ड रिजर्व कितना होगा, मैंने बताया था जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड रहता है बैंक में उसका 20% बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो इस 1000 के अगेंस्ट बैंक ने अपने पास कितना परसेंट रखा 20%, 200। अब इस 800 का 20% बैंक को अपने पास फिर से रखना पड़ेगा। तो 20% ऑफ 800 कितना हो जाएगा 160। अब 800 का में से 160 रुपीज़ बैंक अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में कैश के फॉर्म में रख लिया और रिमेनिंग अमाउंट 800 का 800 माइनस 160 कितना हो गया 640।
ये 640 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये बैंक के पास फिर से क्या हो गया, एक्सेस रिजर्व। 160 रुपीज़ बैंक हैज़ टू कीप विद इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि 160 200 का 20% है, क्योंकि 20% ऑफ टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट बैंक ने एस्टिमेट करा है कि एक दिन में लोग ऑन एन एवरेज निकालने आते हैं। तो ये जिस जिस भी इंडिविजुअल को लोन सैंक्शन हुआ है 800 रुपीज़ का और उसके करंट अकाउंट में 800 डिपॉजिट कर दिया गया है, बैंक ने एस्टिमेट किया कि ऑन एन एवरेज 20% उसका निकालने आएगा, तो उसके लिए बैंक ने अपने पास कितना रखा, 160 रुपीज़। तो एक्सेस रिजर्व कितना हो गया, 640। 800 माइनस 160, 640 बैंक के पास फिर से क्या हो गया, एक्सेस रिजर्व। अब ये जो एक्सेस रिजर्व बैंक के पास हुआ 640 का, इसको बैंक क्या करेगा, अपने पास रखा रहेगा 640 का, तो बैंक को कोई फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है। इसीलिए बैंक क्या करेगा, किसी तीसरे इंडिविजुअल, सी इंडिविजुअल आता है तो उसको कौन सा वाला लोन दे देगा, कैश क्रेडिट। यदि सी इंडिविजुअल आता है लोन मांगने तो कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन दे देगा। अब कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन देगा तो फिर से उसके नाम पे वो एक अकाउंट ओपन करेगा, कौन सा, करंट अकाउंट। और उस करंट अकाउंट मतलब थर्ड राउंड का ट्रांजेक्शन होगा। थर्ड राउंड के ट्रांजेक्शन में क्या होगा, सी इंडिविजुअल के नाम पे अगेन एक अकाउंट ओपन करा जाएगा, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। और उस करंट अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाएगा, 640 इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, अब ये 640 बैंक ने करंट अकाउंट में बैंक ने डिपॉजिट करा है, सी इंडिविजुअल के नाम पे करंट अकाउंट ओपन करके उस सी इंडिविजुअल के अकाउंट में सी इंडिविजुअल ने 640 नहीं डिपॉजिट करा, सी इंडिविजुअल ने 640 डिपॉजिट किया होता तो इसे हम बोलते प्राइमरी डिपॉजिट। सी इंडिविजुअल के करंट अकाउंट में बैंक ने लोन के फॉर्म में 640 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब 640 रुपीज़ सी इंडिविजुअल के करंट अकाउंट में, सी इंडिविजुअल के करंट अकाउंट में है। बैंक ने एस्टिमेट किया हुआ है कि रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है, मतलब सी इंडिविजुअल 20% इस 640 का ऑन एन एवरेज एक दिन पे निकालने आ सकता है। तो इसीलिए सी इंडिविजुअल के लिए फिर से 20% बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना होगा। तो 128 रुपीज़ बैंक 640 का 20% 128 हो गया, और इसमें से 640 में से 128 बैंक ने अपने पास कैश के फॉर्म में रख लिया। और 512 रुपीज़ बैंक के पास फिर से क्या हो गया, एक्सेस रिजर्व। इसमें से माइनस किया तो एक्सेस रिजर्व। चाहे 640 का 80% निकालें तो भी 512 आएगा, या 640 में से 128 माइनस कर देंगे तो भी 512 आएगा। अब 512 रुपीज़ बैंक के पास एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो इस 512 रुपीज़ का बैंक क्या करेगा, यदि डी इंडिविजुअल बैंक के पास आता है तो फिर उसके नाम पे करंट अकाउंट ओपन करेगा, उसको कैश क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करेगा। इसको शॉर्ट में सीसी बोला जाता है, कैश क्रेडिट को सीसी बोला जाता है। तो अब कैश क्रेडिट के लिए मैं सीसी टर्म का इस्तेमाल करूँगा। तो बैंक सीसी उसको ग्रांट कर देगा, और सीसी कितने का ग्रांट करेगा, 512 रुपीज़ है। तो सीसी उस जब 512 रुपीज़ का ग्रांट करेगा तो ये अमाउंट उस इंडिविजुअल को नहीं देगा, बल्कि उस इंडिविजुअल के नाम पे एक करेंट अकाउंट ओपन करेगा बैंक, और उसमें डिपॉजिट बैंक फिर से कितना कर देगा, 512। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब 512 का 20% बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड रिजर्व है। बैंक को 20% अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि डी इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना निकालेगा, 20%। तो 512 का 20% क्या हो गया, 102.4 रुपीज़। अब 512 में से 102.4 रुपीज़ हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व, तो एक्सेस अमाउंट कितना बचा, 409.6। 512 में से 102.4 माइनस किया तो 409.6 रुपीज़ क्या हो गया, एक्सेस रिजर्व। बैंक के पास एक्स्ट्रा रिजर्व ये पड़ा हुआ है। अब बैंक क्या करेगा, इस अमाउंट को अपने पास कैश में रखने से अच्छा है किसी दूसरे नेक्स्ट इंडिविजुअल आता है तो उसको कैश क्रेडिट ग्रांट कर देगा। तो अब ई इंडिविजुअल यदि बैंक में आता है तो उसको सीसी ग्रांट कर देगा बैंक, और सीसी कैश क्रेडिट कितने का ग्रांट करेगा, 409.6 रुपीज़ का। फिर से उसके नाम पे करंट अकाउंट ओपन करेगा, इस करंट अकाउंट में 409.6 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा बैंक, तो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। अब इसमें से ये ई इंडिविजुअल कितना एक दिन में अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है, 20%। तो इसके लिए 20% कैश में बैंक रखेगा, कैश के फॉर्म में अपने पास रखेगा। 409.6 का 20% मतलब 81.92 रुपीज़ बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रखेगा। ठीक है, तो 409.6 में से 81.92 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 372.68 रुपीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 327.68 रुपीज़ फिर से एक्सेस रिजर्व हो गया। इससे फिर से बैंक
नेक्स्ट इंडिविजुअल को कैश क्रेडिट क्रिएट करेगा, फिर से रिक्वायर्ड रिजर्व रखेगा, फिर से एक्सेस रिजर्व उसके पास बचेगा, फिर उससे लोन ग्रांट करेगा। और ये प्रोसेस आगे देखिए डैश डैश कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत 1000 2000 3000 राउंड्स इसके चलेंगे। वो सारे राउंड्स यहाँ दिखाने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने फर्स्ट 5 राउंड्स दिखा दिए। इसी तरह का प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि एक्सेस रिजर्व डिक्रीज देखिए हो रहा है 800 से हो गया 5 645 12 409.6 327.68। ये डिक्रीज होते होते कब तक बैंक कैश क्रेडिट क्रिएशन करता रहेगा? जब तक कि एक्सेस रिजर्व क्या ना हो जाए, ज़ीरो। जब बैंक के पास घटते घटते एक्सेस रिजर्व जो बैंक के पास रहेगा, जो एक्सेस बचा हुआ अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा, तो बैंक अब कैश क्रेडिट या सीसी ग्रांट नहीं कर पाएगा और ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो टोटल कितना डिपॉजिट हुआ या कितना कैश क्रेडिट क्रिएट हुआ, हमने फार्मूले से निकाला हुआ है। पिछली स्लाइड में फार्मूले से हम लोगों ने निकाला हुआ है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया? 5000 रुपीज़। मतलब इसको जोड़ रहे हैं ना, 1000 प्लस 800 प्लस 640 प्लस 512 प्लस 409.6 प्लस सम अदर अमाउंट प्लस अनदर अमाउंट प्लस अनदर अमाउंट। ये तो 1000 से भी ज़्यादा राउंड्स तक चलेगा। तो उतने राउंड्स को कैलकुलेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम इधर डैश डैश कर दिया कि मतलब सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। और टोटल जो डिपॉजिट्स होंगे बैंक में, मतलब टोटल कैश क्रेडिट या टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो हो रहा है ना, पहली बार डिपॉजिट कितना हुआ 1000, फिर कैश क्रेडिट कितने का हुआ 800, फिर 640, फिर 512, फिर 509.6। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? ये तो फार्मूले से हम निकाल चुके हैं। कितना? 5000 रुपीज़ टोटल क्रेडिट क्रिएशन। ओके, अब यहाँ पे हम टोटल करें, टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व कितना होगा? जो यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं उसका 20% रिक्वायर्ड रिजर्व है। तो टोटल डिपॉजिट कितना है? 5000। तो 5000 का 20%, 5000 का 20% का मतलब क्या होता है? 0.2। तो 5000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़। तो टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 5000 कितना हो जाएगा? 1000। और टोटल एक्सेस रिजर्व कितना होगा? टोटल डिपॉजिट में से टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व माइनस कर देंगे तो टोटल एक्सेस रिजर्व कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज़। ये समझ में आ गया आपको प्रोसेस? मतलब सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट और रिक्वायर्ड रिजर्व दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इफ इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000 एंड रिक्वायर्ड रिजर्व इज़ 20%, देन शो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? टोटल क्रेडिट क्रिएशन। अब इस केस में कितना आ गया? 5000। अब इस प्रोसेस को दिखाने के लिए एक टेबल बनाएंगे, उसमें राउंड्स लिखेंगे, ट्रांजेक्शन्स के डिपॉजिट्स लिखेंगे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व और यहाँ पे एक्सेस रिजर्व। ओके, और क्रेडिट क्रिएशन किस फॉर्म में होता है? डिपॉजिट्स के फॉर्म में। जो कैश क्रेडिट का लोन होता है वो किस फॉर्म में करा जाता है? करंट अकाउंट ओपन करके जो बोरोवर होता है और उसमें अमाउंट क्या किया जाता है? डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं? क्रेडिट क्रिएशन या कैश क्रेडिट कितना कितना ग्रांट हुआ। तो फर्स्ट राउंड में एक इंडिविजुअल ने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया तो रिक्वायर्ड रिजर्व रहा 200 रुपीज़। तो एक्सेस में बचा 800 से एक नेक्स्ट इंडिविजुअल को कैश क्रेडिट ग्रांट कर दिया गया। उसके अकाउंट में, करंट अकाउंट पे 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया गया। अभी इस 800 का 20% 160 बैंक अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में रख लिया। 640 फिर से क्या हो गया? एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व से एक नेक्स्ट इंडिविजुअल को बैंक ने कैश क्रेडिट ग्रांट कर दिया 640 का, उसके करंट अकाउंट में 640 डिपॉजिट कर दिया। अब 640 का 20% बैंक को अपने पास रखना है रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में कैश। 512 जो बचा अमाउंट है वो हो गया एक्सेस रिजर्व। इससे नेक्स्ट इंडिविजुअल को लोन बैंक ने दे दिया, तो वो इंडिविजुअल अपने लोन अकाउंट से कितना पैसा निकालने आएगा? 20%। तो 102.4 उसके लिए बैंक ने अपने पास रखा। तो एक्सेस कितना बचा? 409.6 रुपीज़। इससे फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल को लोन दे दिया, तो अपना लोन अकाउंट है उससे एक दिन में 20% बैंक ने एस्टिमेट किया और निकालने आएगा। तो उसके लिए 20% मतलब 81.92 रुपीज़ बैंक ने कैश के फॉर्म में रख लिया। रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया? एक्सेस रिजर्व। तो ये प्रोसेस ऑफ एक्सेस रिजर्व एंड ग्रांट ऑफ कैश क्रेडिट, देन रिक्वायर्ड रिजर्व, देन एक्सेस रिजर्व कब तक चलता रहेगा? जब तक कि एक्सेस रिजर्व क्या ना हो जाए? ज़ीरो। क्योंकि कैश क्रेडिट किससे बैंक ग्रांट कर रहा है? एक्सेस रिजर्व से ही ग्रांट कर रहा है। तो जब तक एक्सेस रिजर्व नॉन ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, तब तक कैश क्रेडिट बैंक ग्रांट करता रहेगा। और टोटल कैश क्रेडिट यहाँ पे कितना ग्रांट कर दिया बैंक ने टोटल? क्योंकि हम तो 5 राउंड्स तक ही दिखाएं, अगले राउंड्स तो हमने दिखाया नहीं है। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? टोटल तो यहाँ जोड़ नहीं पाएंगे, तो टोटल निकालने का फार्मूला हमने
पिछले स्लाइड में आपको बताया हुआ है। प्राइमरी डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर से हमने निकाल लिया, टोटल ऑलरेडी निकाल के रखे हुए 5000 यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है किसका, कैश क्रेडिट का या डिपॉजिट्स का। तो डिपॉजिट टोटल कितना हो गया 5000 या कैश क्रेडिट टोटल हो गया 5000, उसका 20% हो गया 1000 और इस 5000 में से 1000 माइनस किया तो एक्सेस रिजर्व टोटल कितना हो गया 4000 रुपीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। फिर से वही, लेकिन इस बार मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया है। इस बार मैंने लिया सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल हु इज़ डिपॉजिटिंग प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक ऑफ 2000 रुपीज़। इस बार प्राइमरी डिपॉजिट कितने का हो रहा है 2000 रुपीज़ का, और बैंक ने इस बार एस्टिमेट किया है कि रिक्वायर्ड रिजर्व या लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 10%। रिक्वायर्ड रिजर्व कितने का हो गया 10% का, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। फार्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर, और क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व। तो प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 2000 रुपीज़, रिक्वायर्ड रिजर्व 1/10%। तो 2000 इंटू 1/10% मीन्स 1/0.1। 1/0.1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 2000 है तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20000। अब इसको हम इस प्रोसेस को कैसे दिखाएंगे, फिर से वही टेबल बनाएंगे। इसमें राउंड्स, डिपॉजिट्स, रिक्वायर्ड रिजर्व इस बार हो गया 10%। जब 10% रिक्वायर्ड रिजर्व है तो एक्सेस रिजर्व कितना बचा 90%। फर्स्ट राउंड में कितना प्राइमरी डिपॉजिट हुआ 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ का 10% रिक्वायर्ड रिजर्व है, तो बैंक ने अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में कैश कितना रख लिया 2000 रुपीज़, क्योंकि जिसने भी डिपॉजिट करा है 2000 रुपीज़, बैंक ने एस्टिमेट करा है कि उसका कितना परसेंट वो एक दिन में निकालने आ सकता है 10%। तो उसके लिए 10% अमाउंट इसका बैंक ने अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रख लिया। तो बैंक के पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा एक्सेस रिजर्व 1800। तो इस 1800 से नेक्स्ट इंडिविजुअल यदि कोई भी इंडिविजुअल बैंक में आता है तो उसको बैंक लोन दे देगा। किस फॉर्म में, सीसी के फॉर्म में बैंक ने यहाँ लोन दे दिया। सीसी के फॉर्म में कितना 1800 रुपीज़। और सीसी का जो लोन होता है, लोन अकाउंट जो करेंट अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट बैंक करा देता है। चूँकि इस डिपॉजिट को बैंक ने कराया है इसीलिए प्राइमरी डिपॉजिट के बाद के जितने भी डिपॉजिट्स यहाँ पर रहेंगे सब सेकेंडरी डिपॉजिट होंगे। अब इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब 1800 का 10% 180 रुपीज़ बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में रखेगा, क्योंकि बी इंडिविजुअल कितना एक दिन में विड्रॉ करने आ सकता है 10% ऑफ द अमाउंट विच हैव बीन गिवन टू हिम इन द फॉर्म ऑफ लोन। 1800 उसके लोन अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है बैंक ने, तो इसका 10% एक दिन में निकालने आ सकता है। ये कितना हुआ 180 रुपीज़। 1800 का 10% 180। तो बैंक के पास एक्स्ट्रा कितना बचा 1800 माइनस 180 1620 रुपीज़। अब ये 1620 रुपीज़ से बैंक किसी तीसरी पार्टी को फिर से क्या ग्रांट कर देगा कैश क्रेडिट सीसी। फिर से उसके लोन अकाउंट में बैंक डिपॉजिट करा देगा कितना 1620 रुपीज़। अब इसका 10% बैंक को अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 1620 रुपीज़ हो गया 162 रुपीज़। तो 1600 माइनस 162, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा 1458। इस अमाउंट को फिर बैंक यूज़ कर लेगा नेक्स्ट पार्टी को कैश क्रेडिट देने के फॉर्म में। तो उस नेक्स्ट पार्टी के अकाउंट में बैंक कितना डिपॉजिट करा देगा 1458। अकाउंट कौन सा हुआ करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट में बैंक ने डिपॉजिट करा तो फिर से पैसा किसके पास आ गया बैंक के पास आ गया। अब बैंक के पास जो टोटल अमाउंट आ गया 1458 रुपीज़, इसका 10% बैंक ने एस्टिमेट किया है कि एक दिन में लोग विड्रॉ करने आते हैं, तो इसका 10% 145.8 रुपीज़ इस इंडिविजुअल के लिए बैंक अपने पास कैश में रखेगा। अब एक्स्ट्रा रिजर्व बैंक के पास कितना बचा एक्सेस रिजर्व 1312.2 रुपीज़। इससे फिर नेक्स्ट पार्टी को बैंक कैश क्रेडिट ग्रांट कर देगा। फिर कुछ अमाउंट अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में रखेगा, फिर एक्सेस रिजर्व उसके पास कुछ बचेगा। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक्सेस रिजर्व क्या ना हो जाए ज़ीरो। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से टोटल बहुत सारे राउंड्स चलेंगे। ये राउंड्स मोर देन 1000 राउंड्स चलेंगे, और ये जब राउंड्स सारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम देख लेंगे कि टोटल कितने राउंड्स चले। टोटल जब राउंड्स चल गए तो उसके बाद कितना कैश क्रेडिट या टोटल बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ वो हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हम इसको एस्टिमेट कर चुके हैं कि टोटल डिपॉजिट या टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 20,000 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 20,000।
ओके, टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व कॉलम में हमको कितना रखना पड़ेगा, 10% ऑफ दिस टोटल। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, और एक्सेस रिजर्व 90% ऑफ 2,000, 90% ऑफ 2,000 18,000, या टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 18,000। तो इस तरह से टोटल क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैश क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन एंड रिक्वायर्ड रिजर्व। कैश क्रेडिट और रिक्वायर्ड रिजर्व में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कैश क्रेडिट यदि रिक्वायर्ड रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश क्रेडिट जो है सीसी जो है कैश क्रेडिट ये बढ़ेगा कि घटेगा टोटल क्रेडिट क्रिएशन, ये हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज सेम, इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1,000 रुपीज़। ओके, एक उदाहरण ले रहा हूँ, और कैश क्रेडिट हमने मान लिया कैश क्रेडिट इज़ 10%, नॉट कैश क्रेडिट। सपोज इनिशियल डिपॉजिट को मैं आईडी से लिख रहा हूँ, इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1,000 रुपीज़ एंड रिक्वायर्ड रिजर्व इज़ 10%। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना, फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर, और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 10%, 10% मतलब 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 10,000। समझ में आ गया आपको, मतलब जब रिक्वायर्ड रिजर्व 10,000 है, सॉरी जब रिक्वायर्ड रिजर्व 10% है तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ 10,000 रुपीज़। ओके, अब रिक्वायर्ड रिजर्व सपोज हम बढ़ा देते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व हमने बढ़ा के अब कर दिया 20%, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना कर दिया 20%। तो अब टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट तो सेम है, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 इंटू 1/20% का मतलब हो जाएगा 0.2, और 1/0.2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 करेंगे तो 1,000 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5,000। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जब रिक्वायर्ड रिजर्व है 10% तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ 10,000 का, और जब रिक्वायर्ड रिजर्व बढ़ के हो गया 20% तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 5,000। तो जब रिक्वायर्ड रिजर्व बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिक्वायर्ड रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व से कर रहे हैं या एक्सेस रिजर्व से कर रहे हैं। जो क्रेडिट क्रिएशन हम कर रहे हैं वी आर डूइंग दैट क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेस रिजर्व। ठीक है, तो जब रिक्वायर्ड रिजर्व है 10%, यदि रिक्वायर्ड रिजर्व है 10% तो एक्सेस रिजर्व कितना होगा 90%। तो अब क्रेडिट क्रिएशन में कितना इस्तेमाल होगा 90%। समझ में आ गया आपको। सपोज रिक्वायर्ड रिजर्व को बढ़ा के हमने कर दिया 20%, तो अब एक्सेस रिजर्व कितना बचा 80%। तो अब क्रेडिट क्रिएशन कितने अमाउंट से होगा 80% ऑफ टोटल अमाउंट विच बैंक इज़ हैविंग। तो जब रिक्वायर्ड रिजर्व 10% है तो बैंक कैश क्रेडिट का क्रिएशन कितने अमाउंट से करेगा 90% अमाउंट से। जब रिक्वायर्ड रिजर्व बढ़ के 20% हो जाता है तो बैंक केवल कितना अमाउंट से कैश क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है 80% अमाउंट से। सो मोर इज़ द रिक्वायर्ड रिजर्व, लेस इज़ द एक्सेस रिजर्व, लेस विल बी क्रेडिट क्रिएशन। तो in this way we can say that there is inverse relation between required reserve and credit creation। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन इसमें क्या हुआ है 1800 क्या है एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व से यहाँ पहला क्रेडिट क्रिएशन किया, फिर एक्सेस रिजर्व से दूसरा क्रेडिट क्रिएशन किया, फिर एक्सेस रिजर्व से तीसरा। तो जो भी क्रेडिट क्रिएशन हम कर रहे हैं इन राउंड्स में वो क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं एक्सेस रिजर्व। ठीक है, और एक्सेस रिजर्व किस पे डिपेंड करता है रिक्वायर्ड रिजर्व पे, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व यहाँ मैं इस वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड रिजर्व यदि 5% है
तो एक्सेस रिजर्व कितना हो जाएगा 95%। रिक्वायर्ड रिजर्व 10% है तो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा 90%। रिक्वायर्ड रिजर्व यदि 20% है तो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा 80%। रिक्वायर्ड रिजर्व 30% है तो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा 70%। तो जैसे जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे एक्सेस रिजर्व डिक्रीज़ हो रहा है, और जब एक्सेस रिजर्व डिक्रीज़ होगा तो कैश क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट का क्रिएशन किससे हो रहा है, रिक्वायर्ड एक्सेस रिजर्व से हो रहा है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिक्वायर्ड रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन। मोर इज़ द रिक्वायर्ड रिजर्व, आप लिखेंगे इफ़ मोर इज़ रिक्वायर्ड रिजर्व लेस विल बी एक्सेस रिजर्व, लेस इज एक्सेस रिजर्व लेस विल बी क्रेडिट क्रिएशन। सो देर इज़ इनवर्स relation between required reserve and excess reserve. So this is the process of credit creation by commercial banks. Is this clear? इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक केवल ये रहेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। तो उसमें आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको याद करके जाना पड़ेगा। याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा लिया करिएगा कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 और रिक्वायर्ड रिजर्व आप कुछ भी ले सकते हैं 10% या 20%, 10% लिया करिएगा। यदि खुद से आपको एग्जाम्पल बनाना हो तो इनिशियल डिपॉजिट आप लिया करिएगा 10,000 और रिक्वायर्ड रिजर्व ले लिया करिएगा 10%, और उसको यूज़ करके इन फार्मूलों को लगा के आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट ये टेबल आप बना सकते, या आप चाहें तो एज इट इज़ इस टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये सजेशन है कि इस टेबल को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को समझ लेंगे और अपना खुद का एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में लिखा करेंगे। ये 1000 आप लेंगे क्योंकि 1000 या 100 या 10 के मल्टीपल में जो नंबर्स होती हैं वो बड़ी सिंपल रहती हैं, उनका कैलकुलेशन आसान होता है। तो हमेशा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये कंपलसरी नहीं, मेरा सजेशन है कि प्राइमरी डिपॉजिट आप लिया करिएगा जब आप खुद से एग्जाम्पल बनाना होगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 और रिक्वायर्ड रिज़र्व आप हमेशा लिया करिएगा 10%, तो बहुत आसानी से आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। तो एक तो खुद का एग्जाम्पल देने के लिए पूछता है, या दूसरा क्वेश्चन ये रहता है जिसमें खुद दिया रहता है कि प्राइमरी डिपॉजिट इज़ दिस मच एंड रिक्वायर्ड रिजर्व इज़ दिस मच, मतलब दे देगा कि प्राइमरी डिपॉजिट 5000 है, रिक्वायर्ड रिजर्व 30% है, देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो दोनों केसेस में तब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, या पूरी आपकी प्रिपेयर्डनेस मानी जाएगी जब बहुत सारे इस तरह के, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर अपनी रफ़ कॉपी लीजिए, उस रफ़ कॉपी में अपने खुद के एग्जांपल्स बनाइए। मतलब जैसे मैंने रिक्वायर्ड रिज़र्व यहाँ पे 20% लिया है, तो आप रिक्वायर्ड रिज़र्व एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें 25% ले लीजिए, और इनिशियल डिपॉजिट आप ले लीजिए 3000, और फिर ये फार्मूला यूज़ करके टोटल क्रेडिट क्रिएशन, और फिर अगली वाली टेबल जैसे मैंने बनाई है वहाँ पे आप इसको खुद से बनाइए। मतलब यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट आप कितना कर देंगे 3000, और रिक्वायर्ड रिजर्व आप कर देंगे 25%, तो एक्सेस रिजर्व कितना बचेगा 75%। ओके, तो अब आप 3000 का 25% जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और 3000 में से उसको माइनस करेंगे एक्सेस रिजर्व, फिर ये यहाँ चला जाएगा, फिर इसका 25%, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, अमाउंट यहाँ पे एक आ जाएगा, ये अमाउंट फिर यहाँ चला जाएगा, फिर इस अमाउंट का 25% यहाँ पे, फिर इन दोनों को इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर ये अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट यहाँ पे आया रहेगा इसका 25% निकालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर इस अमाउंट का और इस अमाउंट को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इस तरह से आप क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।